आप साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं तो इन सब्जेक्ट के ये टॉपिक पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सारे टॉपिक को मैंने मेंशन कर दिया। यूपीएससी करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2025 का सारा करंट अफेयर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन इसके टॉपिक मैंने लिखा है भाई। तो इस सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है और पूरे वीडियो को देखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बहुत हमारे भाई बहन करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, वो केवल अपने जीएस पर ही केयर करते हैं या फिर अदर एग्जाम को लेकर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर भाई इन सारे टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हो तो भाई यहीं से क्वेश्चन आएंगे। मैंने 7 सब्जेक्ट को लिया है, जिसमें हमारा हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक और अदर सब्जेक्ट है। ठीक है, कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 7 सब्जेक्ट है। तो आइए 1 बाय 1 करके मैं आपको टॉपिक बताती हूँ और आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ और आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है मेरे भाई और बहन, ठीक है, अगर हो सके तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए और लिखते जाइए। ठीक है, पहले जियोग्राफी के करंट अफेयर को पढ़ती हूँ, जिसमें हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 के सारे करंट अफेयर है। अभी मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो जियोग्राफी से रिलेटेड है उसको बताऊंगी। ठीक है, और बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, अब मैं जैसे कि जनवरी में क्या करंट में था, तो अल नीनो और ला नीनो। ठीक है, इसमें आपको जैसे जानना होगा कि ये क्या है, क्या इसका प्रभाव होता है, कहाँ कहाँ पर आता है, क्या इसका इम्पैक्ट, ऐसे ही सारे टॉपिक के बारे में आपको जानना है। ठीक है, मैंने केवल टॉपिक लिखा है। ठीक है, अब आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ और आप सुनिएगा, और जितना हो सके अगर कॉपी लिए हैं तो वहाँ पर आप नोट्स बनाते चलिए साथ में। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि ये टॉपिक इस सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अल नीनो शीत लहर और तापमान गिरावट, पश्चिमी विक्षोभ, हिमालय हिमनद पिघलना, भूकंपीय गतिविधियाँ, प्रशांत अग्नि वलय। मानचित्र में आपको देखना होगा प्रशांत महासागर। ठीक है, अब फरवरी में क्या इम्पोर्टेंट था करंट अफेयर में जियोग्राफी से रिलेटेड, तो सूखा, प्रभाव क्षेत्र, भूजल स्तर में गिरावट, कृषि, जलवायु क्षेत्र, मिट्टी क्षरण, मरुस्थलीकरण, सिंचाई संकट। और मानचित्र में आपको देखना होगा भारत के पठार। ठीक है, अब मार्च में हम चलते हैं और मार्च में हम देखते हैं भाई चक्रवात, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आती है। जलस्तर वृद्धि, तटीय अपरदन, प्रवाल भित्ति क्षरण, महासागरीय धाराएं, हिंद महासागर, ध्रुवीयता। मानचित्र में आपको देखना है हिंद महासागर। ठीक, अप्रैल के महीने में हम चलते हैं भाई, तो अप्रैल के महीने में हम देखते हैं लौह की स्थिति, वैश्विक तापमान वृद्धि, बना अग्नि, शुष्क क्षेत्र विस्तार, जलवायु परिवर्तन प्रभाव, शहरी ताप दीप प्रभाव। मानचित्र में आपको देखना है मरुद स्थल क्षेत्र। अब हम चलते हैं मई के महीने में जियोग्राफी से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम देखते हैं मानसून पूर्व गतिविधियाँ, दक्षिण पश्चिमी मानसून आगमन में देरी, कृषि पर मौसम का प्रभाव, वर्षा असमानता, बेसिन नदी अध्ययन। मानचित्र में आपको देखना है कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जून महीने का। ठीक है, मानसून सक्रियता, बाढ़ की स्थिति, भूस्खलन, हिमालयी क्षेत्र आपदाएं, नदी तट कटाव, जल संसाधन प्रबंधन। मानचित्र में आपको देखना है हिमालय क्षेत्र। ठीक है, आपको बताना है कि जो हिमालय है हमारा वो कितने राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम आ चुके हैं जुलाई के महीने में, और यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है अत्यधिक वर्षा, शहरी बाढ़, नदी जलस्तर वृद्धि, डेल्टा क्षेत्र, तटीय क्षेत्र संकट, मानसून विराम। और मानचित्र में आपको देखना है डेल्टा क्षेत्र। अच्छा, अब आ चुके हैं हम अगस्त के महीने में, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा भूकंप घटनाएं, प्लेट विवर्तकी, सुनामी, संभावित क्षेत्र, ज्वालामुखीय गतिविधियां और द्वीपीय क्षेत्र, समुद्र तल विस्तार। मानचित्र में आपको देखना होगा प्लेट सीमाएं। अच्छा भाई, अब हम आ चुके हैं सितंबर के महीने में, तो यहाँ पर जो करंट अफेयर में था वो था मानसून वापसी, सूखा, बाढ़ संतुलन, कृषि
उत्पादकता, फसल, भौगोलिक वितरण, भूमि उपयोग परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और मानचित्र में आपको देखना होगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर हम अक्टूबर महीने की बात करते हैं, जिसमें उत्तर पूर्व मानसून, तटीय चक्रवात, समुद्री तूफान, प्रवाल, भित्ति, झरड़, मैग्रोवन कहाँ पर ज़्यादा मिलता है आपको नीचे कमेंट करना है। ठीक है, तटीय पारिस्थितिकी और मानचित्र में आपको देखना है पूर्वी तट। अब आ चुके हैं हम नवंबर के महीने में। अच्छा, तो क्या है नवंबर के महीने में इम्पोर्टेंट? तो जल वायु परिसंचरण, पश्चिमी विक्षोभ, तापमान परिवर्तन, हिमपात, जलवायु अस्थिरता, पर्वतीय मौसम। मानचित्र में हमें देखना है पश्चिमी हिमालय। ठीक है, अब दिसंबर के महीने में आ चुके हैं हम और देखते हैं स्प्रेड थोड़ा हम तेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं शीतलहर। शीतलहर क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे सारे टॉपिक को आपको देखना है। ठीक है, कोहरा देखना है, कोहरा क्या होता है, इसका क्या कारण है, ये सब कुछ आपको देखना है। आर्कटिक बर्फ पिघलना, अंटार्कटिक परिवर्तन, वैश्विक जलवायु रिपोर्ट, समुद्री तापमान और मानचित्र में आपको देखना है ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, ये हमारे करंट अफेयर थे जियोग्राफी के। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद पॉलिटी में। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ मैंने लिखा है इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हम पॉलिटी में आते हैं और थोड़ी स्पीड अपनी तेज करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब ये भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है 2025 का। ठीक है, इस चलते हैं भैया जनवरी के महीने में। ठीक है, पहले महीने में हम शुरू करते हैं संविधान संशोधन से जुड़े मुद्दे, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले, चुनाव आयोग की शक्तियां और विवाद, अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, राज्यपाल की भूमिका से जुड़े मामले क्या हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, संसद का शीतकालीन सत्र, महत्वपूर्ण विधेयक। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हमारे प्यारे भाई बहन। यहाँ पर हम देखते हैं न्यायिक समीक्षा से जुड़े फैसले, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया, संघ और राज्य संबंध, 7वीं अनुसूची से जुड़े विवाद, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश, लोकसभा राज्यसभा की शक्ति क्या है। अच्छा, अब चलते हैं हम मार्च के महीने में। मार्च के महीने में हम देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट था। तो बजट 2025-26 और संवैधानिक प्रावधान, संसद की वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक बनाम वित्त विधेयक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग से जुड़े मुद्दे, स्थानीय निकायों के चुनाव। अच्छा, अब हम चलते हैं अप्रैल के महीने में। यहाँ पर हम देखते हैं आम चुनाव से जुड़े संवैधानिक मुद्दे क्या हैं, आदर्श आचार संहिता क्या है और ये क्यों करंट अफेयर में था। चुनाव सुधार। अच्छा भाई, चुनाव सुधार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, योग्यता से जुड़े मामले, राष्ट्रपति की भूमिका क्या है और इनकी नियुक्ति, इनकी योग्यता, इनकी शक्ति और ये करंट अफेयर में क्यों फैले हुए हैं। अच्छा, अब आ चुके हैं हम अपने मई के महीने में और यहाँ पर हम देखते हैं क्या करंट अफेयर में था। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई, यहाँ पर था नई सरकार का गठन, प्रधानमंत्री की शक्ति, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी और राज्य मंत्रिपरिषद, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, संसद का विशेष सत्र। अच्छा, अब हम चलते हैं जून के महीने में और देखते हैं यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है। तो मौलिक अधिकारों से जुड़े निर्णय, अनुच्छेद 14, 19, 21। मौलिक कर्तव्य क्या है, जन संहिता याचिका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, संवैधानिक उपचार। अब चलते हैं हम जुलाई के महीने में और स्पीड थोड़ा और तेज करते हैं भाई। तो यहाँ पर देखते हैं संसद का मानसून सत्र, विशेष अधिकार हनन, संसदीय समिति, प्रश्न काल और शून्यकाल, न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका, उप राष्ट्रपति की भूमिका। और आगे चलते हैं हम अगस्त के महीने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दे, सहकारी संघवाद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद,
राज्यों के विशेष दर्जे से जुड़े मामले, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। अब भाई सुनते सुनते मत बोर हो, ठीक है, पढ़ रहे हैं, मेहनत लग रही है, ठीक है। जस्ट अभी मैंने भोजन किया है और सोच रही हूँ आवाज़ ना आए, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, तो हो सके अगर मैं थोड़ा स्पीड में ज़्यादा बोल रही हूँ तो इसे धीमे कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं सितंबर के महीने में क्या इम्पोर्टेंट था, ठीक है। आप इसी टॉपिक को पढ़ लीजिए, ठीक है, आप केवल इसी टॉपिक को पढ़ लीजिए। यहाँ से देख लो मेरे दोस्त, सच में कह रही हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। 7 बुक 7 बार नहीं बल्कि 700 बार पढ़ लो, पेपर गारंटी है, पेपर निकलना ही निकलना है। और अगर आप 100 बुक रख रहे हो और केवल एक बार पढ़ाई कर रहे हो, पेपर नहीं निकलेगा, कतई नहीं निकलेगा। भाई क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर हम चलते हैं सितंबर के महीने में, ठीक है। स्थान क्या इम्पोर्टेंट था यहाँ पर हम देखते हैं। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज्य व्यवस्था, नगर पालिका, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्तीय विकेंद्रीकरण, 53वां और 74वां संविधान संशोधन। अक्टूबर महीने में हम देखते हैं संवैधानिक संस्थाएं, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जो कि आप इसकी तैयारी कर रहे हो। अच्छा, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मुझे और इम्पोर्टेंट लगा मैंने बता दिया, ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट भाई। संवैधानिक निकाय बनाम वैधानिक निकाय, ठीक है। अब यहाँ पर हम नवंबर के महीने में चलते हैं। नवंबर के महीने में हम देखते हैं न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिक्रमण, मूल संरचना, सिद्धांत, संविधान पीठ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक जवाबदेही। अच्छा, दिसंबर के महीने में हम चलते हैं और क्या है इम्पोर्टेंट, ओहो, संविधान की प्रस्तावना से जुड़े मुद्दे, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य, संविधान दिवस से जुड़े विषय, संविधान की 75 प्लस वर्ष की यात्रा, संविधान सुधार पर बहस, क्या हुआ। अच्छा, इसके अतिरिक्त तो कुछ और महत्वपूर्ण तो क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं। पूरे साल पढ़ने योग्य, जैसे संविधान आपको पूरे साल में ये पढ़ना है, ठीक है। संविधान संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले क्या है, सद की कार्य प्रणाली, चुनाव सुधार, संघ राज्य संबंध, संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाएं, ठीक है, ये आपको हमेशा पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक में हम जनवरी के महीने में चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, भारत की विकास दर अनुमान, भारत की विकास दर अनुमान, वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका, मुद्रास्फीति दर, महंगाई मतलब होता है, मौद्रिक नीति समिति की बैठक, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, डिजिटल भुगतान में वृद्धि, रुपए की विनिमय दर। हम चलते हैं तो फरवरी के महीने में था इम्पोर्टेंट केंद्रीय बजट 2025-26, राजकोषीय घाटा, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर सुधार, अप्रत्यक्ष कर यानी कि जीएसटी, सब्सिडी आवंटन, सामाजिक क्षेत्र व्यय, हरित बजट पहल। अब हम चलते हैं मार्च के महीने में, जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि हमारा बताने का मतलब है कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियाँ, ब्याज दरों में वृद्धि, बैंक विलय और पुनर्पूंजीकरण, गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ यानी कि एनपीए। अब आपको नीचे कमेंट करना है कि एनपीए किसे कहते हैं, ठीक है। अब एनपीए करंट अफेयर में तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको जानना होगा ना कि एनपीए क्या होता है, किसे कहते हैं एनपीए, ठीक है। अब ऋण वृद्धि, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल के महीने में हम देखते हैं वैश्विक व्यापार परिदृश्य, निर्यात आयात आंकड़े कि भारत से कितना निर्यात किया गया और कितना आयात किया गया, चालू खाता घाटा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, विनिर्माण क्षेत्र प्रदर्शन। अच्छा, अब हम चलते हैं कि रोजगार एवं बेरोजगारी आंकड़े, श्रम सुधार, असंगठित
क्षेत्र, महिला, श्रम भागीदारी, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। अच्छा, और भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को देखना, ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या बता रही हूँ। अब क्या होगा कि जब मैं बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में तो थोड़ा बहुत जाएगा, नहीं थोड़ा बहुत जाएगा, और इसके बाद आप नोट्स बनाओगे। इस वीडियो को बहुत सारे भाई बहन देखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे भाई बहन देखकर छोड़ देंगे, लेकिन बहुत सारे भाई बहन इस वीडियो को देखकर नोट्स बनाएंगे या फिर टेलीग्राम से इसका PDF निकलवा के नोट्स बना लेंगे, ठीक है, जैसा होगा वैसा करेंगे, ठीक है। तो आपको, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो उसके नोट्स बना लीजिए और इसी टॉपिक को बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। 90% इसी से आता है, ठीक है, 10% इधर उधर से आ जाता है, तो 10% की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपको 90% भी ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अच्छा, अब आइए, हम जून महीने में आ चुके हैं, ठीक है। GST परिषद की बैठक, कर संग्रह के आंकड़े, सहकारी संवाद एवं वित्त, राज्यों की वित्तीय स्थिरता, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, विनिवेश नीति, ठीक है, मानसून और कृषि अर्थव्यवस्था, फसल उत्पाद, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि सब्सिडी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, ठीक है। अगस्त के महीने में हम देख लेते हैं कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, सेवा क्षेत्र की वृद्धि, अवसंरचना परियोजनाएं, राष्ट्रीय मुद्राकरण, पाइपलाइन, लॉजिस्टिक्स सुधार। अब हम चलते हैं सितंबर के महीने में, तो सितंबर के महीने में हम देखते हैं वैश्विक वित्तीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट और विश्व बैंक आर्थिक आंकड़े, उभरती अर्थव्यवस्था, वैश्विक ऋण संकट। और अक्टूबर के महीने में हम देखते हैं कि गरीबी, योग, असमानताएं, मानव विकास सूचकांक, सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और वित्तीय समाधान। अब वित्तीय समाधान कैसे कहते हैं, क्या होता है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे देश में, और क्या लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या बैंकों पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, सोना नहीं है ठंडक में, ठीक है भाई। जान रहे हो इस वीडियो को कहाँ पर बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, छत पे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, और कितना ठंडक हो रहा है रात के समय ये मुझे पता है। और यहीं पर आप अगर अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और नींद लग रही है, तो आप अपनी गलती ना अपने माँ बाप को कभी मत दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा कि इस उम्र तक आपको पढ़ा रहे हो और आप तब भी उनकी कोई कद्र नहीं कर रहे हो। उनका रिस्पेक्ट करना सीखो। आपको कुछ भी हो जाएगा, आपका कोई आपको छोड़ सकता है, लेकिन आपकी माँ बाप ऐसे हैं कि आपको नहीं छोड़ सकती हैं। नवंबर के महीने में हम देखते हैं जलवायु, वित्त, हरित अर्थव्यवस्था, कार्बन बाजार, सतत विकास लक्ष्य, ऊर्जा अर्थव्यवस्था। और दिसंबर के महीने में हम देखते हैं वर्ष भर की आर्थिक समीक्षा क्या है, विकास बनाम स्थिरता, दीर्घकालिक आर्थिक चुनौती, भविष्य की आर्थिक रणनीति। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है, बस इस टॉपिक को पढ़ लेना। UPSC 2025 अर्थव्यवस्था में कुछ आएगा तो 90% सवाल इन्हीं टॉपिक्स के आए, तो आपको ध्यान में ये रखना है, ठीक है। और नोट्स कैसे बनाना है यहाँ पर मैंने लिख रखा है, और ज़्यादा पढ़ूंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ देती हूँ और ध्यान से सुनना है। मैं सोच रही थी ऐसे ही आपको PDF बता दूँ, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत भाई नहीं देखेंगे भाई बहन, तो मैंने सोचा एक बार ज़रूर पढ़ के रिपीट कर दूँ, क्या पता कान में ईयरफोन लगा के और फिर वैसे सुन लें, ठीक है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो मैंने पहले ही बताया है कि आप नोट्स बनाओगे और इसे बार बार रिवीजन करोगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम जनवरी के महीने में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़ी खबरें, स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्राचीन शिलालेख या फिर ताम्रपत्र से संबंधित समाचार, बौद्ध स्थल, जैन स्थल समाचार जो चर्चा में रहते हैं, और किसी
जो संग्रहालय का उद्घाटन होता है तो वहाँ से भी करंट अफेयर पूछ सकता है। फरवरी के माह में जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन आता है। सिंधु सभ्यता की किसी स्थल की खुदाई होती है तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। और नगरों से जुड़े समाचार, भारतीय इतिहास के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, प्राचीन व्यापार मार्ग चर्चा में। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं मार्च के महीने में। मार्च में देखते हैं किसी ऐतिहासिक युद्ध की वर्षगांठ आ सकती है कि अगर ऐतिहासिक युद्ध की वर्षगांठ हुई है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और मध्यकालीन शासन से जुड़े स्मारक समाचार, किला, दुर्ग, स्मारक संरक्षण, काल से जुड़े कोई विषय भी, ऐतिहासिक सिक्कों से जुड़े खबर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। हमारे बहुत सारे भाई बहन पढ़ते हैं कुछ, लेकिन दिमाग में कुछ और चलता है कि यहाँ से नहीं पूछेगा वहाँ से पूछ सकते हैं। और भाई जो पढ़ रहे हो ना वहीं से क्वेश्चन आएगा, केवल ध्यान नहीं दे रहे हो ना, जब आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हम अप्रैल के महीने में क्या इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उस टॉपिक को मैंने लिखा है और उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, आप जिस भी सर से पढ़ रहे हो, यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, कोचिंग पे पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, बुक से, कॉपी से, कहीं से पढ़ रहे हो, भाई पढ़ना है बस। प्राचीन मंदिर वास्तुकला चर्चा में जो होती है वहाँ से पूछता है क्वेश्चन। मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला और किसी धार्मिक स्थल का पुनरुत्थान हुआ हो, बौद्ध परिषद, जैन परिषद से जुड़े संदर्भ, कला एवं संस्कृति के साथ जुड़ा इतिहास। और मई के महीने में हम चलते हैं तो मई के महीने में हम देखते हैं मध्यकालीन भारत के स्मारकों से संबंधित समाचार, किसी ऐतिहासिक ग्रंथ का पुनर्प्रकाशन हुआ हो, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन से क्वेश्चन आता है। ऐतिहासिक यात्रियों के वर्णन से जून के महीने में हम देखते हैं, जून के महीने में किसी ऐतिहासिक किले का संरक्षण, राजपूत इतिहास से क्वेश्चन आता है। क्षेत्रीय राज्यों का इतिहास और नगरों का नाम आपको याद रखना है और उसे पहचानना है। स्थापत्य शैली भी आपको दिमाग में रखना है कि कौन सी स्थापत्य शैली अभी समाचारों में रही है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जुलाई के महीने में बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े मुद्दे, स्वतंत्रता सेनानी की जयंती या फिर उनके पुण्य तिथि। ठीक है, आज़ादी से पहले के आंदोलन चर्चा में रहे, ऐतिहासिक दस्तावेज का डिजिटलीकरण, राष्ट्रीय अभिलेखागार से जुड़े समाचार। अगस्त के महीने में क्या इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख चरण, भारत छोड़ो आंदोलन, संविधान निर्माण से पहले की ऐतिहासिक घटना। सितंबर के महीने में चलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप इन सारे टॉपिक को पढ़ रहे हो तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई चीज़ करंट अफेयर में आता है तो वो तो नहीं है कि वही चीज़ एग्जैक्ट पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड उसके ऐतिहासिक स्थलों में से पूछ लेता है कि इसका क्या इतिहास रहा है, तो इसे में आपको बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सितंबर के महीने में देखते हैं भाई औपनिवेशिक काल से जुड़े मुद्दे और यहाँ पर अंग्रेजी शासन के दौरान प्रशासनिक सुधार, स्थानीय बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी प्रणाली, 1857 के मुद्दे और यहाँ पर आदिवासी आंदोलन का इतिहास। अक्टूबर के महीने में हम चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और क्रांतिकारी आंदोलन, प्रमुख क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही है, गुप्त संगठन एवं गुप्त आंदोलन, विदेशी आंदोलनों का भारतीय इतिहास में क्या संबंध रहा है। और नवंबर के महीने में हम चलते हैं तो नवंबर के महीने में हम देखते हैं भाई भारतीय संविधान सभा से जुड़ा ऐतिहासिक पक्ष, संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और भारत के अंतिम वर्षों की घटनाएं क्या हैं, देश विभाजन से संबंधित ऐतिहासिक मुद्दे, रियायतों का घबराओ मत। दिसंबर के महीने में हम पहुंच चुके हैं आधुनिक भारत के प्रमुख कानूनों का इतिहास, सामाजिक सुधार आंदोलन, महिला आंदोलन का ऐतिहासिक पक्ष, शिक्षा से जुड़े ऐतिहासिक सुधार, ऐतिहासिक व्यक्तियों पर आधिकारिक। जो हमारा अगला सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि IR करंट अफेयर, इसे मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ। अगर महीने में क्या करंट अफेयर में रहा, ठीक है, IR से क्वेश्चन भर भर के पूछता है, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके PY को क्वेश्चन देख सकते हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गया उससे तो भाई UPSC करना ही करना है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जनवरी के महीने में क्या इम्पोर्टेंट था। जैसे कि भारत और अमेरिका का क्या संबंध है, भारत और रूस का संबंध देखना है, भारत चीन का संबंध क्या है, और हिंद महासागर क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़ा विषय ये आपको देखना है। उसी प्रकार से सभी है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या आपको आ रहा है कि भारत और जो चीन है उसके बीच में क्या संबंध है, कितना निर्यात होता है, कितना नहीं होता है, कितना परसेंट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, और 2025 में क्या सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया। ठीक है, और किससे आगे हुए हैं हम चीन में, ये सब आपको ध्यान में रखना है भाई, तभी यूपीएससी निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख भारत फ्रांस रणनीति साझेदारी G20 से जुड़े कुछ मुद्दे आपको देखना है, नाटो के बारे में आपको देखना है, वैश्विक शक्ति संतुलन के बारे में भी देखना है। अच्छा, अब हम चलते हैं मार्च के महीने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान का क्या संबंध रहा भाई, तुम्हें पता नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था युद्ध, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है आपको नीचे कमेंट करना है। ठीक है, सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब अटैक हो रहा था, युद्ध हो रहा था। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध जानना है भाई। अभी करंट में है कि बांग्लादेश में जो भारतीय जो हिंदू लोग हैं उनको बांग्लादेश के व्यक्ति एक एक करके मार रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कारण है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि यहाँ से करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये नहीं पूछेगा कि किस देश में किसको मार रहे हैं, वहाँ की कुछ भौगोलिक या फिर राजनीतिक या फिर आईआर से जुड़ी कुछ मुद्दे पूछ सकता है, तो आपको बताना होगा भाई। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है यूपीएससी में मेरे भाई। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक संघर्ष क्षेत्र। ठीक है, ये था अब मार्च के महीने में। और अब यहाँ पर हम देखते हैं अप्रैल के महीने में क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि भारत और जापान के बीच में क्या संबंध है। अच्छा बताओ, भारत जापान से किसमें आगे हुआ है, आपको नीचे कमेंट करना है। भारत तो चौथे नंबर पे आया है, लेकिन जापान को पीछे छोड़ गया भैया। ठीक है, जर्मनी के बाद भारत है, और भारत के बाद भाई है कौन, पहले है यूएसए, फिर उसके बाद है चीन, फिर उसके बाद है जर्मनी, फिर उसके बाद भाई इंडिया, फिर उसके बाद जापान पिछड़ गया है भारत से। तो किस में है, इतना तो मैंने आपको ट्रेलर बता दिया है, तेरे का नाम आपको बताना है भाई, तो बता देना नीचे कमेंट करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंध क्या है, हिंद महासागर क्षेत्र चतुर्भुज समूह समुद्रीय सुरक्षा। ठीक है, ये है। अब अच्छा, मार्च के महीने में हम चलते हैं भारत अफ्रीका संबंध। भारत और अफ्रीका के बीच में क्या संबंध है, वैश्विक दक्षिण की अवधारणाएं, पश्चिमी एशिया की स्थिति, शांति वार्ता प्रयास, बहुपक्षीय संगठन। ठीक है, अब सुनते सुनते मत भाई उब जाओ, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जून के महीने में भारत और आसियान संबंध, जो कि हर साल पूछता है। ठीक है, दिमाग में भर लो। और यहाँ पर दक्षिण चीन सागर क्षेत्रीय व्यापार समझौता, प्रवासी भारतीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। जुलाई के महीने में हम आज जुलाई के महीने में हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने देखा भारत नेपाल संबंध, भारत श्रीलंका के बीच में क्या संबंध है, समुद्री सीमा विवाद क्या है, वैश्विक आर्थिक संसाधन क्या है, वैश्विक आर्थिक संस्थान क्या है, द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन क्या है, मुझे तो कुछ पता नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं अगस्त के महीने में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अब मैं चल रहा हूँ भाई अगस्त के महीने में। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भाई भारत और भूटान के बीच में पूछ रहा है मुझसे संबंध, मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा, मैं चलता हूँ भारत और म्यांमार के बीच में संबंध, लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद, मानव अधिकार परिषद, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अच्छा, ये सब कुछ मैंने देखा। अब मैं भाई कह रही हूँ मुझे जाना है सितंबर के महीने में। तो सितंबर के महीने में मैंने पहुँचा, जैसे ही मैंने एंट्री की सितंबर के महीने में, मुझसे भाई पूछ लिया गया भारत और ईरान के बीच में क्या संबंध है, भारत इजराइल के बीच में क्या संबंध है, राज ऊर्जा कूटनीति, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, बताओ तुम भारत और कनाडा के बीच में क्या संबंध है। मैंने कहा ओ भाई क्या पूछ लिया, मैंने कहा आगे जाओ। वैश्विक प्रवास संकट क्या है, शरणार्थी मुद्दे क्या है बताओ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून क्या है,
कूटनीति विवाद क्या है, ये सब भाई मुझसे पूछते गए। मैं तो भाई मैंने कहा अब मुझे यहाँ भी नहीं रहना है। मैंने कहा अब मैं एंट्री लेती हूँ नवंबर के महीने में, और जैसे ही मैंने नवंबर के महीने में एंट्री क्या ली, भाई मुझसे तो इतना बड़ा फिर से वही क्वेश्चन कर रहे हो, एक देश का नाम नहीं बदल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा भारत और बताओ भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच में क्या संबंध है। मैंने कहा भाई ये तो मुझे भी नहीं आ रहा है, मैंने टॉपिक सुन लिया लेकिन कॉपी में ज़रूर लिखकर एक बार ज़रूर रिवाइज करने की कोशिश करूंगी। ये विश्व व्यवस्था के बारे में पूछते हैं, युद्ध विराम समझौते के बारे में पूछ लेते हैं, और वैश्विक शासन क्या होता है इसके बारे में भी मुझे नहीं पता। वैश्विक मंचों में भारत का क्या रैंक है, भारत का क्या योगदान है, ये भी पूछा भाई। मेरा तो दिमाग दिसंबर, अच्छा मैंने यहाँ पर पहुँचा ये था कि मुझसे पूछ लिया गया भाई वर्षात यानी वर्षात वैश्विक घटनाएं क्या है। और भाई मेरा तो दिमाग हिल गया, भारत की विदेश नीति क्या है। मैंने कहा ये क्या पूछ लिया तुमने। रणनीतिक साझेदारी पूछ लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत सुधार पूछ लेते हैं, और वैश्विक शांति पहल पूछ लेते हैं। मैंने कहा इतना सारा तुम सब लोग पूछ रहे हो, जहाँ भी जा रही हूँ इतना सारा पूछ रहे हो, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं, मैं आगे जा रही हूँ किसी दूसरे के पास। मैंने देखा तो यहाँ पर आ चुकी मैंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। अगला सब्जेक्ट हमारा आ जाते हैं जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये भी होता है, ठीक है। दूसरे गांव में जब मैंने एंट्री की तो यहाँ पर भाई 10, यहाँ पर भी 12 गांव पर मैंने पहले जनवरी के घर में एंट्री मारा और मैंने देखा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सब्जेक्ट है, इसका नाम तो यही है गांव का। लेकिन भाई पहले घर के अंदर जैसे एंट्री मारी वहाँ से क्वेश्चन का भरमार ही नहीं कराया। उसने पूछा होता है उपग्रह प्रक्षेपण क्या होता है। मैंने कहा ये क्या है भाई। अंतर्राष्ट्रीय मिशन जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान कृत्रिम बुद्धिमत्ता परमाणु प्रौद्योगिकी। चंद्र मिशन क्या होता है भाई, बताओ तुम क्या होता है। और सौर ऊर्जा तकनीकी क्या होती है, तंत्रिका विज्ञान क्या होता है, जीन संपादन क्या होता है, बैटरी प्रौद्योगिकी क्या होती है। ओ भाई मैंने तो कहा जिस भी घर में जा रही हूँ इतना क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं सब लोग के टॉपिक सुन के जा रही हूँ, इसके बाद मैं घर पे जाने के बाद याद करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगले घर में एंट्री करी और जैसे ही मैंने मार्च के घर में एंट्री की और भाई इन्होंने भी 5 क्वेश्चन मुझसे पूछा कि स्वदेशी तकनीकी क्या है। ओ भाई मैंने कहा स्वदेशी तकनीकी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता तो नहीं बता पाती आप भी, ठीक है। क्या आप बता पाती? हा बता लेते ना। तो नीचे कमेंट कर दो किसे कहते हैं, तो नीचे कमेंट करो इसके बारे में। मुझे प्रक्षेपण ज्ञान क्या होता है, डिजिटल और संरचना रोबोटिक क्या है, वैज्ञानिक खोज के बारे में पूछ लिया। मैंने कहा यहाँ पर भी मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ अप्रैल के घर पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझसे 5 क्वेश्चन पूछे गए। वो क्या क्वेश्चन पूछे गए देखो, इन्होंने पूछा समुद्री विज्ञान, टीका अनुसंधान, मस्तिष्क परियोजना अनुसंधान संस्थान, नैनो तकनीकी क्या है। मैंने कहा ओहो जैव ईंधन क्या है। अच्छा ये सब मैं कह रही हूँ लेकिन समझ रहे हैं आपको ध्यान से ये है। तो यहाँ पर विद्युत वाहन तकनीकी, हरित हाइड्रोजन क्या है, औषधि अनुसंधान क्या है। और भाई मैंने कहा इतने सारे तुम सब लोग क्वेश्चन करो, रक्षा प्रौद्योगिकी क्या है। ओ भाई इतने सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, मैं दूसरे घर पे जा रही हूँ। मैंने जून के घर पे गई और मैंने देखा कि भाई उन्होंने भी मुझसे 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने कहा भाई सभी लोग मुझसे 5 ही क्वेश्चन करोगे और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं केवल आपके जो आप बता रहे हो ना उसे ही ध्यान में रख रही हूँ, घर पे जाके सब कुछ पढ़ना है मुझे, ठीक है। तो इन्होंने मुझसे पूछा दूर संचार तकनीकी क्या होती है, क्या भारत में इसका कितना योगदान है और क्या क्या है भाई इसके बारे में आप बताओ। 5वीं पीढ़ी संचार क्या है, स्वचालन तकनीकी क्या है, संगणन प्रगति क्या है, स्वदेशी उपकरण क्या है। मैंने कहा इतने सारे क्वेश्चन पूछ। भू विज्ञान तकनीकी क्या है, पृथ्वी अवलोकन, जल विज्ञान अनुसंधान क्या है, रक्षा अनुसंधान क्या है, और भाई प्रयोगशाला खोज क्या है। इतने सारे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई मैं पर। जैव विविधता तकनीकी क्या है, कृषि प्रौद्योगिकी, ऊर्जा भंडारण, अंतरिक्ष सहयोग, मशीन अधिगम्य क्या है, इसे मुझे बताओ। अच्छा अब यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में चलने की कोशिश करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तुम्हारे बहुत भाई साहब लोग हैं जो
आईएएस बनने जा रहे हैं, भाभी आईएएस बनने जा रहे हैं, उनको अच्छी चीज़ पढ़ने में थोड़ी तकलीफ ना हो, इसीलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना है। सितंबर की घर पे मैंने जैसे ही एंट्री मारी, उन्होंने पूछा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्या होता है, रोग पहचान क्या होती है, महासागर अनुसंधान क्या होती है, प्रक्षेपण परीक्षण क्या होता है, चार सूचकांक क्या होता है। यहाँ से भाई क्वेश्चन भर भर के पूछता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैं हर बार मैं आपको बता नहीं रही हूँ, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, तो आपके दिमाग में अगर घुस रहा है तो प्लीज़ इसका नोट्स बना लीजिए और इसी को रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अक्टूबर के घर पे जैसे ही एंट्री मारी, इन्होंने मुझसे पूछा हरित तकनीकी क्या है, स्वच्छ ऊर्जा क्या है, जीवन विज्ञान क्या है, उन्नत प्रौद्योगिकी क्या है, अंतरिक्ष नीति क्या है। इसके बारे में मैंने सुना ही था कि मैंने घूम पड़ी नवंबर के महीने में, और नवंबर के महीने में जैसे एंट्री की, भाई सभी लोगों ने कसम खा रखी थी कि 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछेंगे और तुम्हें ही भगा देंगे घर से, अपने घर से मैं तुम्हें भगा दूंगी, ठीक है। वैश्विक पुरस्कार क्या है, वैश्विक पुरस्कार वैज्ञानिक पुरस्कार क्या है, अनुसंधान अनुदान क्या है, डिजिटल सुरक्षा अनुसंधान अनुदान क्या है, डिजिटल सुरक्षा क्या है, साइबर तकनीकी क्या है, भारत इसमें क्या अपना योगदान दे रहा है, ठीक है, और भारत इससे कैसे बच रहा है, विज्ञान नीति क्या है। दिसंबर के महीने में दिसंबर के घर पे जैसे मैं जाती हूँ भाई, यहाँ इन्होंने भी मुझसे 5 क्वेश्चन किया। ओ भाई, इन्होंने कहा वर्षात वैज्ञानिक उपलब्धियाँ क्या हैं, भविष्य की तकनीकी क्या है, वैश्विक विज्ञान सहयोग क्या है, ऊर्जा नवाचार क्या है, और उभरती तकनीकी क्या है। मैंने कहा इतना सारा क्वेश्चन मुझसे करो सब लोग, मैं भाई यहाँ पर नहीं रहने वाली। मैंने कहा मैं अगले गांव में जा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने एंट्री किया पर्यावरण, ठीक है, जो कि गांव था जिसमें इसमें भी 12 घर थे। कौन कौन थे घर, जनवरी। तो यहाँ पर मैंने एंट्री की, इन्होंने मुझसे किया 5 क्वेश्चन, ठीक है। मैं थोड़ा स्प्लिट कर रही हूँ तेज, अब यहाँ पर पढ़ते चल रही हूँ। अब मैं कोई घर वर नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है, आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जनवरी के महीने में जैसे मैंने कहा जैव विविधता संरक्षण क्या होता है, वन्य जीव संरक्षण क्या होता है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, तटीय परिस्थितिकी वन नीति क्या होती है। ओ भाई, मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। अच्छा, अगले महीने में मैंने जैसे एंट्री की, इन्होंने कहा मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है, वन कटाई क्या होती है, आर्द्र भूमि क्षरण क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पर्यावरण कानून क्या है। ये सारे क्वेश्चन मुझसे किए गए, ठीक है। और मैंने कहा अपने दिमाग में मैं भर रही हूँ, मैंने कहा आने दो समय, मैं सबको बताऊंगी एक एक करके, ठीक है। और जितनी मेरी बेइज्जती कर रहे हो सभी लोग। अच्छा, मार्च के महीने में मैंने जैसे ही एंट्री की, वैश्विक ताप वृद्धि क्या होती है, बताओ क्या होती है भाई, आप सभी लोग नीचे कमेंट करो। हिम नद संरक्षण क्या होता है, महासागर अम्लीकरण क्या होता है, हरित आवरण क्या होता है, प्रवास पक्षी क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत में। और अप्रैल के महीने में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, वैश्विक जैव विविधता अधिनियम, पर्यावरण प्रभाव आकलन, सतत विकास, ठीक है। सतत विकास किसे कहते हैं आपको ये लिखना है, ठीक है, आप इसे लिख दो। मैं कह दूँ सतत विकास किसे कहते हैं। समावेशी विकास और सतत विकास में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, यहाँ पर आपको ये लिखना है, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आप 1 2 3 डाल के लिख दोगे ना, तभी मैं समझ जाऊँगी। इतनी तो समझदार हूँ, आप समझदार हो या फिर नहीं हो, हमें पता चलेगा कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसके आंसर दे पा रहे हो या फिर नहीं, ठीक है। यही होती है समझदारी। अब मई के महीने में देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 5वां महीना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, वृक्षारोपण अभियान, प्रवाल वित्तीय पारिस्थितिकी संतुलन। अच्छा, जून के महीने में मैं देखती हूँ कि वन रिपोर्ट, ठीक है, वन रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है और भारत में कितना % वन है और कितना % नहीं है, वन्य जीव गणना, और यहाँ पर पर्यावरण दिवस के बारे में, अपशिष्ट प्रबंधन, भू क्षरण के बारे में जानना है। जुलाई के महीने में मैंने जैसे एंट्री की नदी क्षरण, आर्द्र भूमि अधिनियम, जलीय जीव संरक्षण, जल संकट, पर्यावरण जागरूकता, ये सारे क्वेश्चन मुझसे किए गए। अच्छा,
अब अगस्त के महीने में हम आ चुके हैं। तो अगस्त के महीने में हम देखते हैं सामुदायिक वन क्या होते हैं, प्रजातीय संरक्षण क्या होते हैं, जैव विविधता क्षेत्र क्या है, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन क्या होता है, हरित पहल क्या होता है। ठीक है। और सितंबर के महीने में हम देखते हैं जलवायु समझौता। ठीक है, इसे आपको ध्यान में देना है। कार्बन उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव विविधता सम्मेलन, हरित वित्त के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अक्टूबर के महीने में। ठीक है, अक्टूबर के महीने में हम देखते हैं कि वन्य जीव, गलियारे, हाथी संरक्षण, वन नीति सुधार, पर्यटन नीति, जलवायु कार्रवाई। नवंबर के महीने में हम देखते हैं कि वैश्विक जलवायु सम्मेलन क्या होता है और कहाँ पर हुआ, भारत में इसकी क्या रैंकिंग है, ये सब कुछ आपको देखना है। कार्बन बाजार, प्राकृतिक समाधान, संकट ग्रस्त कौन सी प्रजातियां हैं और हरित प्रौद्योगिकी। ठीक है। और दिसंबर के महीने में मैंने एंट्री किया, भाई सारे गांव ही खत्म हो गए, लेकिन कुछ कुछ गांव कहीं कहीं पे एक दो घर थे। ठीक है। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि दिसंबर के महीने में वर्षात, पर्यावरण रिपोर्ट, जैव विविधता लक्ष्य, संरक्षण रणनीति, सतत भविष्य, जलवायु रोड मैप। अच्छा, यहाँ पर हमारे सारे टॉपिक खत्म होते हैं और सब्जेक्ट भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बचे हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी रीड कर देती हूँ भाई, लेकिन पूरे वीडियो को देखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। अब ये थोड़े बहुत बचे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं छोटे लेकिन महत्वपूर्ण हैं ये टॉपिक। ठीक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, प्रीलिम्स में नहीं बनेगा तो मेंस में बनेगा, अगर मेंस में नहीं बनता है तो प्रीलिम्स में बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, तो महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछ सकता है, जनसंख्या वृद्धावस्था में पूछ सकता है, जनसंख्या वृद्धावस्था, बाल अधिकार, सामाजिक न्याय, शिक्षा सुधार, डिजिटल शिक्षा, उच्च शिक्षा नीति, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वास्थ्य और संरचना, आंतरिक क्षरण, उग्रवाद, साइबर अपराध और सीमा सुरक्षा। ठीक है, ये खत्म हो जाते हैं। ओ भाई खुश हो जाओ सभी लोग। लेकिन नीचे थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि जो फाइनल में हमारा निर्देश है कि ऊपर दिए गए जो हमारे सारे टॉपिक हैं इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और समाचार और पृष्ठभूमि जोड़कर दोनों पढ़िए। ठीक है, तभी पेपर निकलेगा। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये मेंस और जो आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी कि आपका जो प्रीलिम्स है और जो मेंस है दोनों को लेकर मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आप पढ़ भी सकते हो, विश्वास नहीं है तो। ठीक है, अंतिम बात हमारी यही है भाई कि इसी लिस्ट को कॉपी में लिखिए। ठीक है, और इन्हीं टॉपिक पर करंट अफेयर पढ़िए। इसी टॉपिक के करंट अफेयर आए हैं, इसे पढ़िए। और जो इसके पृष्ठभूमि है, इतिहास के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, IR के बारे में, साइंस टेक और इकोनॉमी और अदर सब्जेक्ट के बारे में है, जो भी मैंने बताया है उससे सबमिट करके पढ़िए। ठीक है, यह सूची आपके लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, इसके आगे और कुछ मत पढ़ो क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से पेपर नहीं निकलता है। ठीक है, बार बार रिवीजन करने से ही पेपर निकलेगा। तो जितना हो सके आप पढ़िए और जितने भाई बहन आपके संपर्क में, ठीक है, जितने भाई बहन आपके संपर्क में पढ़ रहे हैं या फिर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें बोल देना भाई इस वीडियो को देख लो, ऐसे करंट अफेयर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब, तो जितने भाई बहन 2026 में देना चाहते हैं तो इस टॉपिक को लिख लीजिए और इसे बार बार दोहराइए। ठीक है, अभी भी समय है। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।